सर्कुलर हंड्रेड एंगल, इसके एंगल बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा नेट फील्ड कितना होगा ये √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सेम रिजल्ट आपको सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी मिल रहा था। तो एक सेमी इनफाइनाइट वायर को आप इस सर्कुलर आर्क से क्वार्टर ऑफ आर्क से आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि उस केस में भी आपने ये वायर है, मान लो आपका स्ट्रिंग वायर सेमी इनफाइनाइट वायर। अब ये लोअर एंड इसका ये है फाइनाइट एंड, और ये कहाँ लोकेटेड है, इन्फिनिटी पे लोकेटेड है। ये सेमी इनफाइनाइट वायर, इससे r डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे फील्ड का एक कंपोनेंट क्या होगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा जो ये रहेगा, एक कंपोनेंट नीचे की ओर रहेगा ये। तो दोनों की वजह से सेम ही रिजल्ट अपने को मिल रहा है। तो सेमी इनफाइनाइट वायर जो है उसको भी आप फील्ड कैलकुलेशन के लिए क्वार्टर ऑफ आर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। अब एक क्वार्टर ऑफ आर्क की वजह से फील्ड पता लग गया है, तो फिर आपको बहुत सारे केसेस में फील्ड कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ये क्लियर है सभी को? देखो इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। सर क्लियर है। अगर आपको सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, तो क्वार्टर ऑफ आर्क का क्वार्टर आर्क दिया हुआ था। अगर मान लो सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, ये सेमी सर्कुलर आर्क है और इसका सेंटर पॉइंट ये है, तो यहां अपने को फील्ड पता करना है। यूनिफॉर्मली चार्ज करिए, अब ओ पे फील्ड पता करना है। तो अगर फॉर्मूला ना भी यूज करना चाहो, अगर क्वार्टर आर्क वाला रिजल्ट आपको याद है, तो उससे आप आसानी से इस ओ के ऊपर फील्ड आप पता कर सकते हो। कैसे पता करोगे? इसको दो क्वार्टर आर्क में डिवाइड कर लो। एक क्वार्टर आर्क तो ये हो गया इधर वाला, ये क्वार्टर आर्क हो गया। अब इस क्वार्टर आर्क की वजह से यहाँ पे फील्ड क्या होगा, फील्ड का एक कंपोनेंट इधर पॉइंट करेगा, कितना होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक कंपोनेंट किधर पॉइंट करेगा, इधर की ओर, कितना होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो सेकंड क्वार्टर ऑफ आर्क है इसको कंसीडर करो। ये जो क्वार्टर आर्क है इसकी वजह से फील्ड देखते हैं ओ के ऊपर। तो फील्ड का एक कंपोनेंट तो किधर पॉइंट करेगा, इधर की ओर। ये कितना होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। और फील्ड का दूसरा कंपोनेंट जो है वो इधर की ओर पॉइंट करेगा, नीचे की ओर। ये कितना होगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये दोनों कंपोनेंट अपोजिट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। नेट फील्ड किधर पॉइंट करेगा, इधर की ओर। या ऐसा सोच सकते हो कि इसके द्वारा सबटेंडेड एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो नेट फील्ड आपका एंगल बाइसेक्टर के अलोंग पॉइंट करेगा इधर की ओर, कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। यानी ये रिजल्ट अपने पास आया है। ये सेमी सर्कुलर आर्क है आपका, ये सेमी सर्कुलर आर्क है और इसकी वजह से नेट फील्ड अपने को इस पॉइंट पे पता करना है। तो नेट फील्ड किधर पॉइंट करेगा, इसके द्वारा सबटेंडेड एंगल जो है वो ये हो गया। तो इस एंगल के एंगल बाइसेक्टर के अलोंग इधर की ओर पॉइंट करेगा, कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये आ जाएगा। तो देखिए क्लियर है कि नहीं? अब कई बार क्या होता है, इस टाइप से दे दिया जाता है आपको, आपको ये रिजल्ट पता होगा, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। सर्कुलर आर्क के सेंटर पे फील्ड कितना होता है, यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर आर्क के सेंटर पे फील्ड क्या होगा, 0। जीरो। तो अगर मान लो 3 क्वार्टर ऑफ आर्क आपको दिया हुआ है, इस टाइप से दे दिया है, ये दे दिया है 3 क्वार्टर ऑफ आर्क दे दिया, और सेंटर पे फील्ड पता करना है।
पॉजिटिवली चार्ज है, सेंटर पे फील्ड कितना होगा, इधर की ओर पॉइंट करेगा। ये सेंटर है वो। तो ऐसे केस में क्या करेंगे अपन, ऐसा अपन कर सकते हैं कि इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, दिस इज सेम एज एक पूरा सर्कुलर आर्क आपके पास है, पॉजिटिवली चार्ज सर्कुलर आर्क आपके पास है, ये पूरा सर्कल है आपके पास, और एक नेगेटिवली चार्ज क्वार्टर ऑफ आर्क है जो यहाँ लोकेटेड है, इस लोकेशन के ऊपर आपका वो लोकेटेड है, सेम लोकेशन पे है, हालांकि मैं यहाँ पे डिस्टिंक्ट आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ लेकिन दोनों आर्क सेम लोकेशन पे है। एक ये आपका नेगेटिवली चार्ज आर्क आपका प्रेजेंट है यहाँ, दोनों सेम लोकेशन पे है, तो इफेक्टिवली दोनों एक दूसरे के चार्ज को कैंसिलाइज कर देंगे। तो बेसिकली जब पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे लोकेटेड है, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो इफेक्टिवली तो अपन ने इस क्वार्टर के अंदर कोई चार्ज प्लेस नहीं किया, जैसा क्वेश्चन में कोई चार्ज नहीं था यहाँ पे, वही सिचुएशन है। लेकिन इस टाइप से ब्रेक करने से अपने को फायदा क्या होगा, अपने को ये पता रहेगा कि इस पूरे सर्कुलर चार्ज की वजह से सेंटर पे फील्ड क्या होगा, जीरो, क्योंकि एक चार्ज सर्कुलर रिंग जो है उसके सेंटर पे फील्ड कितना होता है, जीरो। लास्ट क्लास में अपन ने देखा था ये, जब अपन रिंग की एक्सिस पे फील्ड अपन निकाल रहे थे तो अपन ने ये देखा था कि उसके सेंटर पे फील्ड आपका जीरो आता है। तो यहाँ पे एक तो ये रिंग होगी आपकी, रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना होगा, जीरो होगा। बच गया क्या, केवल ये नेगेटिवली चार्ज क्वार्टर ऑफ आर्क बच गया, उसकी वजह से फील्ड निकाल लेते हैं, वही नेट फील्ड हो जाएगा। तो उसकी वजह से फील्ड जो है उसका एक कंपोनेंट इधर पॉइंट करेगा, ये ध्यान रखना, नेगेटिवली चार्ज आर्क है, अगर पॉजिटिवली चार्ज आर्क होता है यहाँ पे तो उसकी वजह से तो फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आता है, एक इधर आता है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज आर्क है तो फील्ड का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, एक कंपोनेंट इधर आएगा, लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। नेट फील्ड क्या होगा, ये जो नेगेटिवली चार्ज आर्क आपका है इसकी वजह से नेट फील्ड इधर हो जाएगा आपका, कितना होगा, √2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्लियर है कि नहीं, देखो इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। क्लियर है सर। देखिए ध्यान दीजिएगा, तो अब अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दिए जाए, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई एक जना बताइए क्या रहेगा आंसर। ये स्ट्रिक्ट सेमी इनफाइनाइट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये चार्ज डेंसिटी लैम्डा आपको दे दी है, और फिर यहाँ पे एक क्वार्टर आर्क
इस शेप में बेंडिंग आपको दिया हुआ है, फिर ये सेमी इनफाइनाइट वायर दिया हुआ है। इस क्वार्टर आर्क का रेडियस आपको आर दिया हुआ है और इसका सेंटर ये O। तो एक जगह बताइए O के ऊपर नेट फील्ड क्या होगा? एनीवन? देख के बता सकते हो आप। सेमी इनफाइनाइट वायर, क्वार्टर ऑफ आर, सेमी सर इनफाइनाइट रूट 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। लैम्डा अपॉन Sir, 4 पाई 2 एप्सिलॉन root 2. सर रूट 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्योंकि ये जो सिचुएशन है आपकी, आप ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है यहाँ से लेके ये इंफिनिटी तक जा रहा है, इसको आप एक क्वार्टर आर्क से रिप्लेस कर सकते हो, जिसका लोअर एंड तो यहाँ पे रहेगा, उस क्वार्टर आर्क का अपर एंड कहाँ रहेगा? यहाँ पे। क्योंकि ये कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, इसका अपर एंड यहाँ पे कितना एंगल सबटेंड करेगा? 90। तो अगर एक क्वार्टर आर्क से इससे इसको रिप्लेस कर दे तो उसकी वजह से भी फील्ड वही रहेगा आपका। इससे रिप्लेस कर दिया, इससे रिप्लेस कर दो इसको, क्योंकि इसके द्वारा भी सबटेंडेड एंगल 90 डिग्री होगा और ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर था इसकी वजह से भी 90 डिग्री था। इसी तरह से ये सेमी इनफाइनाइट वायर है, इसको भी एक क्वार्टर आर्क से रिप्लेस कर दो, इससे रिप्लेस कर दिया, ये इससे रिप्लेस कर दिया, तो ये क्या बन गया? 3 क्वार्टर आर्क आपका बन गया है। इसके सेंटर पे फील्ड पता करना है, ये भी बताएं आपको फील्ड कितना होगा। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, इन दोनों क्वार्टर आर्क की वजह से फील्ड आपका कैंसिलाइज हो जाएगा। नेट फील्ड किसकी वजह से होगा? इस क्वार्टर आर्क की वजह से। इधर की ओर पॉइंट करेगा, इधर की ओर कितना होगा? रूट 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। और अगर आपको ये दिया हुआ हो, इसको मैं मिटा रहा हूं, देखिए ध्यान दीजिएगा। अगर इसकी बजाय आपको ये दिया है क्वेश्चन में, सेमी इनफाइनाइट वायर है, अपर एंड इंफिनिटी पे लोकेटेड है, तो यहाँ पे एक सेमी सर्कुलर बेंडिंग आपको दी हुई है, सेमी इनफाइनाइट वायर, अगेन ये आपको दिया हुआ है। ये जो सेमी सर्कुलर बेंडिंग है इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है, तो इसके सेंटर पे आपको फील्ड पता करना है। कितना रहेगा एनिमल? Sir, 0. सर जीरो। जीरो होगा, क्योंकि अपन क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है इसको एक क्वार्टर आर्क से रिप्लेस कर दो, क्योंकि क्वार्टर आर्क की वजह से भी उतना ही रहेगा, इस सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से भी उतना ही रहेगा, तो इस क्वार्टर आर्क से रिप्लेस कर दो। तो ये आपका बन गया क्वार्टर आर्क। और ये जो सेमी इनफाइनाइट वायर है इसको भी एक क्वार्टर आर्क से रिप्लेस कर दो, ये क्वार्टर आर्क से रिप्लेस कर दो, तो ये क्या बन गया? एक रिंग बन गई, और रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना होता है? 0। तो नेट फील्ड क्या होगा? 0। तो देखिए इसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, क्लियर होना चाहिए सभी को। इस सेमी इनफाइनाइट वायर को क्वार्टर आर्क से रिप्लेस कर दिया, इस सेमी इनफाइनाइट वायर को भी क्वार्टर आर्क से रिप्लेस कर दिया। अब ये एक सर्कुलर रिंग हो गई, सर्कुलर रिंग के सेंटर पे फील्ड कितना होगा? 0। क्लियर है ये सभी को? यस सर। चलिए, तो ये हो गया आपका एक चार्ज सर्कुलर आर्क जो है उसके सेंटर पे फील्ड, या फिर एक स्ट्रेट वायर सेगमेंट जो है उसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी पे फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी। अब नेक्स्ट देखिए,
अब नेक्स्ट अपन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसपे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो पूछी जाती है। ये है आपका सॉलिड एंगल। आप लोगों ने सॉलिड एंगल जो है उसके बारे में पढ़ा भी होगा। सॉलिड एंगल को अपन इस कैपिटल ओमेगा से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। कोई बता सकता है कैसे डिफाइन करते हो सॉलिड एंगल को? सर एक कोन के वो का 3 डायमेंशनल जो होता है ध्यान दीजिएगा, जैसे अभी तक आपने 11th में स्टार्टिंग में यूनिट एंड डायमेंशन में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। अपने यहाँ पे यूनिट एंड डायमेंशन बाद में पढ़ाया जाता है। सॉलिड एंगल के बारे में आप इतना जरूर जानते होंगे, जैसे एक स्फीयर है, इसके सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा स्फीयर के द्वारा? एंगल 4 पाई। 4 पाई सॉलिड एंगल सबटेंड होगा। और उसमें आपको जो है फॉर्मूला ये बता दिया जाता है, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो अगर आपका स्फीयर है, टोटल स्फीयर के द्वारा सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, तो आप सिंपली ये लिख देते हो। ये किसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है? आपका स्फेरिकल सरफेस के लिए वैलिड है। बाकी सरफेसेस के लिए डायरेक्ट इस टाइप से ये लिख सकते हो, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस, solid angle subtended at the center is given as area upon radius का स्क्वायर। जैसे अगर मैं कंप्लीट स्फीयर की वजह से कितना सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है, तो ओमेगा अगर कैलकुलेट करूं तो कितना आएगा? 4 पाई आर स्क्वायर, सरफेस एरिया ये हो गया, डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई। इसकी जो यूनिट होती है वो होती है स्टेरेडियन। 4 पाई स्टेरेडियन। यहां तक आपको पता होगा। आप सिंपली ये यूज कर सकते हो, किसी स्फेरिकल सरफेस की वजह से सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे ही कुछ सरफेस एरिया कंसिडर कर रहे हो, स्फेरिकल सरफेस का कोई पैच आप कंसिडर कर रहे हो जिसका एरिया मान लीजिए डीए। तो ये जो डीए है ये सेंटर पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, कैसे पता करेंगे? ये जो पैच है इसकी सरकमफेरेंस के हर पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर दो, तो ये जो कोन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी ये सॉलिड एंगल को डिनोट करेगी, ये स्ट्रक्चर डी ओमेगा। और ये डी ओमेगा स्फेरिकल सरफेस के केस में कैसे लिखेंगे? डी ओमेगा इज इक्वल टू डीए अपॉन आर स्क्वायर। स्फेरिकल सरफेस के केस में अपन ऐसे लिखेंगे, डी ओमेगा इज इक्वल टू डीए अपॉन आर स्क्वायर। तो अब आप अगर किसी भी पार्टिकुलर सरफेस, स्फेरिकल सरफेस जो है उसके द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल निकालना चाहते हो तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। तो जैसे इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा? ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो बाहर आ गया इंटीग्रेशन डीए। इंटीग्रेशन डीए क्या हो गया? आपने जो पैच कंसीडर किया उसका टोटल एरिया। जैसे आपने अगर पूरा स्फीयर कंसीडर किया है तो एरिया इंटीग्रेशन डीए क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। अगर आपने हेमिस्फीयर कंसीडर किया है तो इंटीग्रेशन डीए क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन ये जो डेफिनेशन है आपका डी ओमेगा इज इक्वल टू डी अपॉन आर स्क्वायर, ये किस केस में वैलिड है? इस स्फेरिकल सरफेस के केस में ही वैलिड है आप। और इसको इंटीग्रेट करके आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि ये आपका इंटीग्रेशन डीए क्या हो गया? आपने जो एरिया चूज किया है स्फेरिकल सरफेस एरिया दैट डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर। तो स्फेरिकल सरफेस के केस में तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड रहेगा, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर सरफेस एरिया किसी अलग टाइप का है आपका, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो यूनिफॉर्म होता है कैपिटल आर के बराबर। तो अगर स्फेरिकल सरफेस की बजाय कोई ऐसी सरफेस है जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वेरिएबल है, उसके द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल कैसे निकालते हैं?
तो यहाँ तक तो आपको 11th में नॉलेज मिल गया होगा, यदि 10 डायमेंशन में आपने जरूर पढ़ा होगा इतना चीज। तो ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन आर स्क्वायर इन केस ऑफ स्फेरिकल सरफेस। अगर स्फेरिकल सरफेस नहीं है तब अपन सॉलिड एंगल कैसे डिफाइन करते हैं वो देखिए यहाँ पे, और उसका एप्लीकेशन क्या होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बहुत ज्यादा एप्लीकेशन होगा, इसलिए अपन इसको स्टडी कर रहे हैं। जैसे मान लो कि कोई एलिमेंटल एरिया में ले रहा हूँ, डीए ले रहा हूँ, डीए इज टेंडिंग टू 0, एक इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया ले रहा हूँ। अब ये ड्रॉ तो बहुत बड़ा किया है यहाँ पे, लेकिन आपको ये ध्यान रखना ये पॉइंट एरिया है, क्योंकि डीए इज टेंडिंग टू 0। और एरिया किधर पॉइंट करेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर पॉइंट करेगा। तो मान लो डीए वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है, पॉइंट एरिया है, पॉइंट एरिया है। तो ये जो एरिया है कहाँ लोकेटेड होगा, किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पे लोकेटेड होगा, x1, y1, z1, क्योंकि पॉइंट एरिया है। डायमेंशंस इस एरिया की क्या है, नेग्लिजिबल है। अब ये पॉइंट एरिया इसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, जैसे O के ऊपर ये एरिया कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, कैसे पता करेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, O से अपन ये देखेंगे इस एरिया का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है। पॉइंट एरिया है तो कुछ पार्टिकुलर पोजीशन वेक्टर होगा, ये मत देखना कि इस एरिया का यहाँ से O का डिस्टेंस अलग है, यहाँ से O का डिस्टेंस अलग है, नहीं, क्योंकि पॉइंट एरिया इसकी डायमेंशन क्या होगी, नेग्लिजिबल हो, dA is tending to 0। तो अपन यहां से देखेंगे इस O का डिस्टेंस, यानी एरिया का पोजीशन वेक्टर ये हो जाएगा। एरिया वेक्टर और एरिया का गिवन पॉइंट से जो पोजीशन वेक्टर है दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है, इनके बीच जो एंगल है वो मैं ये ले लेता हूं। अब इस एरिया के द्वारा कितना सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है उसके लिए क्या करेंगे, इस एरिया की सर्कमफेरेंस के हर पॉइंट को O से ज्वाइन कर देते हैं, हर पॉइंट को O से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये एक कॉन टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगी, ये सॉलिड एंगल होगा जो इस एरिया के द्वारा सबटेंड होगा। और इस सॉलिड एंगल जो है इसका डेफिनेशन होता है d ओमेगा इज इक्वल टू dA वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। ये जो सॉलिड एंगल है d ओमेगा, इसको इस टाइप से लिखेंगे dA वेक्टर डॉट r कैप अपॉन r स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, अपन dA का प्रोजेक्शन ले रहे हैं परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ r वेक्टर। जैसे अगर मैं dA वेक्टर डॉट r कैप लिखूं तो आपको ये पता है कि a वेक्टर डॉट b वेक्टर डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन से क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड इनटू कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। वैसे ही dA वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, dA r कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, r कैप इज यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ r वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड तो 1 ही आ जाएगा। दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि r कैप तो इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, dA वेक्टर इधर पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, cos थीटा, यानी d ओमेगा क्या आ जाएगा, d ओमेगा इज इक्वल टू dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये एरिया काफी स्मॉल है, ये ध्यान में रखना। एक पॉइंट एरिया के द्वारा कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा वो ये होगा dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। अब ये dA cos थीटा क्या है, इस एरिया वेक्टर का इधर की ओर प्रोजेक्शन, इधर की ओर प्रोजेक्शन क्या आएगा, dA cos थीटा। इसका इधर की ओर प्रोजेक्शन अपन ले रहे हैं। बेसिकली ये जो कोण अपन ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है, इस कोण के अंदर अगर अपन इस एरिया का प्रोजेक्शन लें, इस कोण को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ इस टाइप से, तो इस एरिया का जो प्रोजेक्शन है r वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में वो ये हो जाएगा। ये हो जाएगा, जिसको अपन, चूंकि बहुत ही स्मॉल एरिया है, इस प्रोजेक्टेड एरिया को, ये एरिया आपका क्या है dA cos थीटा, इस dA cos थीटा को, ये एरिया क्या है, ये आपका dA है,
इस डीए cos थीटा को आप एक आर रेडियस के स्फीयर के एक स्मॉल एलिमेंट के रूप में, स्फेरिकल सरफेस एलिमेंट के रूप में कंसीडर कर सकते हो डीए cos थीटा को। तो इसके द्वारा कितना एंगल सबटेंड होगा इस डीए के द्वारा, वो होगा डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे डीए cos थीटा क्या है, डीए का आर वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोजेक्शन, एरिया ऐसे टिल्टेड है, अपन ने ये प्रोजेक्शन लिया है आर वेक्टर के परपेंडिकुलर प्लेन। तो ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया है। अब अगर मान लो कि सरफेस, ये तो एक छोटा सा एलिमेंट था आपका, सरफेस जो है वो तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कंटिन्यूअसली वेरी भी कर सकता है, तो उसके द्वारा किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, उसके लिए अपन उसको इंटीग्रेट करेंगे पूरी सरफेस के ऊपर। डी ओमेगा, पहले सरफेस का एक छोटा सा एलिमेंट लिया, उसके द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल लिखा, फिर उसको पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट कर दिया, डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर, पूरी सरफेस एरिया के ऊपर कंप्लीट सरफेस स्पेस को इंटीग्रेट कर। ये किसी भी सरफेस के द्वारा सबटेंडेड टोटल सॉलिड एंगल हो जाएगा। जब रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी करे तब अपन ओमेगा इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करते हैं। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर कांस्टेंट है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। स्फीयर वाले केस में क्या हो रहा था, स्फीयर वाले केस में ये हो रहा था आपका, जैसे ये स्फीयर आपका, आपने एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया कंसीडर किया यहाँ पे डी, डीए किधर पॉइंट करेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की ओर, इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये तो सेंटर से ही पास होगी, सरफेस के ऊपर कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो तो सेंटर से ही पास होगा। तो यहाँ पे डीए वेक्टर भी इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, आर वेक्टर भी इधर पॉइंट कर रहा है, तो आर वेक्टर इज पैरेलल टू डीए वेक्टर। तो अगर आप डी ओमेगा लिखोगे तो क्या आएगा, डीए cos 0 अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस के बराबर, cos 0 तो 1 होता है, तो इस केस में आप डी ओमेगा को क्या लिख सकते हो, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर यूनिफॉर्म है, आप इसको ये लिख सकते हो, और इसको इंटीग्रेट करने पे आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। लेकिन ये रिजल्ट किस केस में वैलिड है, केवल स्फेरिकल सरफेस के केस में। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर वेरी कर रहा है तो इस फॉर्मूला से आपको सॉलिड एंगल कैलकुलेट करना होगा। तो यहां तक देखो किसी को कोई भी डाउट है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इस पे किस टाइप की प्रॉब्लम बनेगी वो तो अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ एक पॉइंट्स मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगा, पहले ये देखो। ये क्लियर है सभी को? सर cos Yes, sir. थीटा जो है वो कांस्टेंट ही रहता है? हाँ हाँ, सर जो cos थीटा है सर वो कांस्टेंट ही रहता है? नहीं कांस्टेंट क्यों रहेगा, वो तो डिपेंड करेगा सरफेस किस टाइप का है, तो डिपेंड करेगा सरफेस किस टाइप का है। अब यहाँ पे क्योंकि आप कहीं भी एलिमेंट चूज करो स्फेरिकल सरफेस के केस में, थीटा क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। ये एलिमेंट कहीं भी चूज कर लो इस पूरी स्फेरिकल सरफेस के केस में, तो यहाँ पे थीटा कांस्टेंट है किसके बराबर, 0 के बराबर। लेकिन हर सरफेस के केस में ऐसा थोड़ी होगा, उसमें थीटा भी वेरिएबल रहेगा आपका, आर जो है वो भी वेरिएबल रहेगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वेरी करेगी। तो इसको इंटीग्रेट करके आपको पता करना पड़ेगा कि सॉलिड एंगल कितना है। इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सरफेसेस आपको दी भी नहीं रहेगी, बहुत सारी केसेस में सिमेट्री रहेगी, बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ऊटपटांग कैलकुलेशन करना पड़ गया इसके ऊपर बेस्ड, नहीं। स्फेरिकल सरफेस के केस में तो ये बहुत आसान बनता ही है, लेकिन बाकी जो सरफेसेज हैं जिनके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा उनमें भी ये डिफिकल्ट नहीं रहेगा, आपका आसानी से आप कर पाओगे। ये कॉन्सेप्ट जो है उसको देखना बहुत जरूरी है, किस टाइप की प्रॉब्लम बनेगी वो तो अपन देखेंगे ही आगे। ओके सर। तो यहाँ तक देखो क्लियर है कि नहीं? यस सर, क्लियर है। अब दो छोटे छोटे पॉइंट है इसमें, आपको पता भी होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको तो 11th में ही ये चीज पता लगती है। एक चीज तो ये है
कोई भी क्लोज सरफेस के द्वारा अंदर किसी भी पॉइंट पे सबटेंडेड, ये सरफेस है, कोई लूप नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लोज सरफेस, सरफेस और लूप में क्या अंतर है? क्लोज सरफेस और क्लोज लूप में क्या अंतर है? क्लोज लूप तो 2 डायमेंशनल हो गया और क्लोज सरफेस 3 डायमेंशनल हो गया। इसके अंदर अगर कोई पॉइंट लोकेटेड है, जैसे यहाँ लोकेटेड है वो, इस ओ के ऊपर इसके द्वारा कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा? एनीवन? एक क्लोज सरफेस के द्वारा अंदर किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होता है? एनीवन? वही 4 पाई। 4 पाई। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी क्लोज सरफेस के द्वारा अंदर किसी पॉइंट पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल हमेशा 4 पाई के बराबर होता है। सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय ए क्लोज सरफेस at any point inside it is always always 4 pi stereo. सॉलिड एंगल जो है एक क्लोज सरफेस के द्वारा अंदर किसी पॉइंट पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल हमेशा 4 पाई रहेगा। इसको ऐसे समझ सकते हो आप, वैसे प्रूव करना तो मैथमेटिकली थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन ऐसे समझ सकते हो जैसे O के अराउंड अगर मैं मान लो स्मॉलर रेडियस का एक स्फीयर ड्रॉ कर लूं, यहाँ पे एक स्मॉलर रेडियस का स्फीयर आप ड्रॉ कर, तो आपको ये पता है ये जो स्फेरिकल सरफेस है ये O पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी? 4 पाई। और ये स्फेरिकल सरफेस इस क्लोज सरफेस के द्वारा पूरी तरह एनक्लोज्ड है, तो क्लोज सरफेस के द्वारा भी कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा? 4 पाई। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये पॉइंट कहीं भी लोकेटेड हो, जस्ट इनसाइड होना चाहिए, जैसे यहाँ पे लोकेटेड है, तब भी आप एक स्फीयर तो ड्रॉ कर ही सकते हो, इसके अराउंड एक स्मॉल रेडियस का स्फीयर ड्रॉ कर लो, तो उसके द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल कितना है? 4 पाई। तो क्योंकि ये जो स्फीयर है ये आपका इस पूरी क्लोज सरफेस के द्वारा एनक्लोज्ड है, तो इसके द्वारा भी सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या होगा? 4 पाई। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी। एक क्लोज सरफेस के द्वारा अंदर किसी पॉइंट पर सबटेंडेड सॉलिड एंगल इज ऑलवेज 4 पाई स्टेरेडियन। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे अपन ये देखते हैं सॉलिड एंगल के बारे में भी। अगर आपको ये पूछा जाए कि कोई सरफेस है आपकी, जैसे मान लो मैं आसान एक सरफेस लेता हूँ, कोई इस टाइप की सरफेस नहीं लेगा, जैसे मान लो स्फेरिकल सरफेस है, किसी भी क्लोज सरफेस के लिए वैलिड है आपका रिजल्ट। ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके द्वारा बाहर किसी पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा? एनीवन? एक क्लोज सरफेस के द्वारा किसी आउटसाइड पॉइंट पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होता है? कोई बता सकता है ये चीज? 0। 0। क्यों होगा 0? सर वो उसके अंदर ही नहीं है जब। इसको इस तरह से समझ सकते हो, मैं यहाँ से टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करता हूँ, जितने भी टेंजेंशियल लाइन इस क्लोज सरफेस पे मैं ड्रॉ कर सकता हूँ वो सारी ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ से टेंजेंशियल लाइंस ड्रॉ कीजिए, इस टाइप की लाइन ड्रॉ कर लीजिए।
यहाँ पे तो चूंकि बोर्ड के प्लेन में अपन ड्रॉ कर रहे हैं तो दो ही टेंजेंशियल लाइन अपन ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन वैसे मैं क्या कर रहा हूँ, जितनी भी टेंजेंशियल लाइन इस क्लोज सरफेस पे ड्रॉ कर सकता हूँ वो सारी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो उससे एक सॉलिड एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये सॉलिड एंगल आपका बन रहा है, मान लो ये ओमेगा है, इस सॉलिड एंगल की वैल्यू ओमेगा है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो टेंजेंशियल पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ये टेंजेंट्स आपकी टच कर रहे होंगे, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे तो ये इस क्लोज सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा। एक तो आपका ये पार्ट हो जाएगा, इधर वाला जो पार्ट है आपका ये, और एक ये अंदर वाला पार्ट हो जाएगा, ये पार्ट आप। अब इन दोनों के द्वारा ये जो इतना एरिया है इसके द्वारा कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, और ये जो एरिया है इसके द्वारा कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा। सॉलिड एंगल तो वही सबटेंड होगा ओमेगा के बराबर, लेकिन एक का मैग्नीट्यूड क्या होगा, प्लस हो, यानी एक की वैल्यू क्या होगी, प्लस ओमेगा, और दूसरे की वैल्यू क्या होगी, माइनस ओमेगा। ऐसा क्यों है? जैसे यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ, ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे अगर आप कोई भी एरिया लेते हो, जैसे छोटा सा एरिया आप लेते हो इधर वाली सरफेस पे, तो एरिया वेक्टर किधर पॉइंट करेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की ओर, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, इस एरिया का जो पोजीशन वेक्टर है वो किधर पॉइंट करेगा, इधर की ओर। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कैसा रहेगा, ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा। तो जो सॉलिड एंगल सबटेंडेड है वो क्या होता है, डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे cos थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा आपका लाइन कर रहा है, तो cos थीटा क्या रहेगा, नेगेटिव। यानी इधर वाली जो सरफेस है उसके द्वारा जो सॉलिड एंगल सबटेंड होगा वो क्या रहेगा, माइनस ओमेगा के बराबर। ये कितना सॉलिड एंगल सबटेंड करेगी, माइनस ओमेगा। लेकिन अगर आप इधर वाली सरफेस के द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल लो तो ये पॉजिटिव होगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई एरिया एंगल पैच ले लेता हूँ, एरिया वेक्टर तो इधर पॉइंट कर रहा है आपका, और इसका पोजीशन वेक्टर मैं लूं, जनरल एलिमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे ले लिया एक एलिमेंट, तो एरिया वेक्टर तो सरफेस के परपेंडिकुलर इधर पॉइंट करेगा, और इस एरिया का जो पोजीशन वेक्टर है यहाँ से ये देखिए ये इधर की ओर पॉइंट कर रहा है, दोनों के बीच का एंगल कैसा है, एक्यूट एंगल। तो इधर वाली सरफेस के द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या होगा, प्लस होगी, और इधर वाली जो सरफेस है आपकी, इधर वाली सरफेस, इसके द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या होगा, माइनस। तो जो टोटल सबटेंडेड एंगल है, नेट सबटेंडेड एंगल है आउटसाइड पॉइंट पे, वो कितना होगा, 0। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, सॉलिड एंगल सबटेंडेड बाय a closed surface at an outside point is always 0. Outside point is always 0. Always 0. ये दोनों ही रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आपके क्वेश्चंस में यूज होंगे, तो आपको ये ध्यान में रखना है, कोई भी क्लोज सरफेस के द्वारा अंदर किसी पॉइंट पे टोटल सॉलिड एंगल सबटेंडेड 4 पाई स्टेरेडियन, बाहर किसी पॉइंट पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या रहेगा, 0। नेट सॉलिड एंगल सबटेंडेड एट एन आउटसाइड पॉइंट इज 0। ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। उसके बाद अपन इसमें एक छोटा सा चीज अपन यहाँ पे देखेंगे। अभी जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ये आपको इसका जो रिजल्ट है वो ध्यान में रखना है। ये जो प्रॉब्लम अपन इसको प्रॉब्लम के रूप में ले रहे हैं, लेकिन इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो अगर आप रिमेम्बर रखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। एक कोण आपको दिया हुआ है, ये कोण है, ये कोण है आपको, इस कोण के लिए आपको सेमी अपेक्स एंगल दिया हुआ है। ये सेमी अपेक्स एंगल है, दिस इज अल्फा। ये आपको दिया हुआ है, और इसकी बेस की जो रेडियस है वो भी आपको दी हुई है।
ये रेडियस है आपकी आर। तो आपको ये बताना है इसके बेस के द्वारा अपेक्स पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या होगा। ये सॉलिड एंगल आपको पूछा गया है, ये सॉलिड एंगल क्या रहेगा। कोन के बेस के द्वारा अपेक्स पर सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या होगा, कोई बता सकता है क्या आएगा ये। ये रिजल्ट आपको आगे भी यूजफुल होगा क्वेश्चंस को सोल्व करने में, तो ये अगर आपको याद रहे तो ज्यादा बेटर है। एनीवन? तो इसको मैं पहले आपको सोल्व करके बताता हूँ, जो अपना बेसिक्स है उससे अपन इसको सोल्व करेंगे कि कितना आता है वो देखते हैं। सेमी अपेक्स एंगल आपको अल्फा दिया हुआ है। कैसे कैलकुलेट करें इसको एनीवन? सर सर, हम ऊपर एक इसको- हेमिस्फेयर बना के उसमें एक कंपोनेंट लेके। हाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, अपन इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको फॉर्मूला से करना चाहूँ तो मेरे को एक एरियल एलिमेंट पहले चूज करना पड़ेगा। वो एरिया इस अपेक्स के ऊपर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है वो पता करना होगा। फिर उसको इंटीग्रेट करके मेरे को टोटल सॉलिड एंगल निकालना होगा। जैसे अगर मान लो कि मैं यहाँ पे एरिया कंसिडर करूँ, इसके बेस के द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल निकालना है, तो आप यहाँ पे एक रिंग टाइप एलिमेंट चूज कर सकते हो। किस टाइप का एलिमेंट आप चूज कर सकते हो? आर रेडियस का और डी आर थिकनेस का एक एलिमेंट आप चूज कर लेंगे। अब इस रिंग के एरिया को मैं डीए से डिनोट कर देता हूँ। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, ये एरिया वेक्टर हो गया आपका। और डीए जो है वो क्या रहेगा, 2 पाई आर डी आर के बराबर, या इसकी रेडियस आप एक्स ले लीजिए, थिकनेस डीएक्स ले लीजिए। थिकनेस डीएक्स ले लेता हूं तो ये आ जाएगा 2 पाई एक्स डीएक्स। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। ये बेस है आपका कोन का। पहले इस एरिया के द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल देख लेते हैं। अब ये जो एलिमेंटल एरिया है इसकी ओ से पोजीशन वेक्टर अपने को पता करना पड़ेगा। जैसे अपन ने किसी इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एरिया के द्वारा किसी पॉइंट पर सबटेंडेड सॉलिड एंगल जब देखा था, तो अपन ने ये देखा था वो डीए जो है उसका पोजीशन वेक्टर उस गिवन पॉइंट के रेस्पेक्ट में कितना है। तो इस एरिया जो है इसके लिए अपन ओ से इसकी डिस्टेंस देख लेते हैं क्या है। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपको, ये इसको मैं आर से डिनोट कर देता हूँ। लाइन थोड़ी नीचे ड्रॉ हो गई है, आर वाली लाइन, तो इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे ड्रॉ कर, ये डीए वेक्टर है। और ये जो आर है आपका, इस आर वेक्टर और डीए के बीच में जो एंगल है उसको मैं थीटा से डिनोट कर देता हूँ। तो इस डीए के द्वारा जो सबटेंडेड सॉलिड एंगल है आपका इस अपेक्स के ऊपर, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, डी ओमेगा इज इक्वल टू डीए। यहाँ पे देखिए आर वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है, थीटा। ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। तो डीए वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो इसको ये लिख सकते हैं डीए cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये डिस्टेंस आपकी आर है, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेशन बहुत डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे वेरिएबल क्या क्या है। डीए जो है उसकी वैल्यू अपन रख देते हैं, ये तो है 2 पाई एक्स डीएक्स cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। पहले की तरह 3 वेरिएबल आ गए, x थीटा और r। तो सबसे पहले तो अपने को वेरिएबल्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अपन थीटा की टर्म्स में ही लिख लेते हैं वेरिएबल्स, क्योंकि अपने को लिमिट पता रहेगी। ये एंगल आपका थीटा है, आपका ये थीटा है, ये भी थीटा है। तो ये एंगल जब पता है तो थीटा की टर्म्स में अपन लिमिट रख सकते हैं 0 से लेके अल्फा तक थीटा आपका वेरी करेगा।
मैं बाकी जो वेरिएबल है एक्स और आर उनको भी मैं थीटा की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेता हूँ और फिर इंटीग्रेट कर देता हूँ। कैसे एक्सप्रेस करूंगा, तो ये ट्राइंगल आपके पास में, ये राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास में है। आर जो है उसको तो आप क्या लिख सकते हो, आर हाइपोटेन्यूज है, एक्स आपका क्या है परपेंडिकुलर, तो आर को आप इस टाइप से भी लिख सकते हो, एक्स की बजाय आप इसकी टर्म्स में लिखते हो। कौन जो है उसकी हाइट अपन एच ले लेते हैं, तो आर को एच की टर्म्स में लिखोगे तो क्या आएगा, आर इज इक्वल टू एच अपॉन कोस थीटा या एच सेक थीटा। आर की जगह तो एच सेक थीटा पुट कर दो, एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एक्स इज इक्वल टू एच टेन थीटा, एक्स को ये लिख सकते हो एच टेन थीटा। dx क्या हो जाएगा, एच तो कांस्टेंट है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दो, dx की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू पुट कर दो, देखो ये इंटीग्रेशन आपका थीटा की टर्म्स में आ जाएगा, 2 पाई x dx, x की वैल्यू h tan थीटा पुट करो, dx की वैल्यू h sec स्क्वायर थीटा d थीटा इनटू cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। r स्क्वायर क्या होगा, h स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, h स्क्वायर sec स्क्वायर, sec स्क्वायर थीटा से sec स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, h और h इस h स्क्वायर से कैंसिल हो गए, तो क्या बच जाएगा, वो देखिए 2 पाई को तो बाहर निकाल लीजिए, अंदर है cos थीटा साइन थीटा। ये आपका क्या बन जाएगा, cos थीटा जो है इसको sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हो, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, केवल sin थीटा बच जाएगा। अब थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, तो थीटा आपका 0 से लेके अल्फा तक वेरी करेगा, क्योंकि आप जो स्मॉलेस्ट रिंग कंसीडर करोगे वो तो सेंटर पे कंसीडर करोगे, इस रिंग के लिए तो आपका ये एंगल थीटा जो है क्या रहेगा 0, और जो लास्ट रिंग आप कंसीडर करोगे पूरे एरिया को कवर करने के लिए, ये आपकी सर्कमफेरेंस के अलोंग रहेगी ये रिंग, इसके लिए थीटा क्या रहेगा अल्फा के बराबर। तो थीटा कहां से कहां तक वेरी करेगा, 0 से लेके अल्फा तक, तो इसको 0 से अल्फा तक इंटीग्रेट कर दो, तो जब 0 से अल्फा तक इंटीग्रेट करोगे sin थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos थीटा, तो ये आ जाएगा 2 पाई माइनस cos थीटा फ्रॉम 0 टू अल्फा, और अब लिमिट्स पुट कर दो, cos 0 माइनस cos अल्फा आ जाएगा, यानी 1 माइनस cos अल्फा, तो ये आ गया 2 पाई इंटू 1 माइनस cos अल्फा, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। तो देखिए ये क्लियर है कि नहीं, यस सर। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और बेसिक से अपन ने कैलकुलेट किया, जो सॉलिड एंगल का बेसिक डेफिनेशन है वहां से अपन ने इसको कैलकुलेट किया है, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करके अपन ने जो है ये पता किया है कि इसके बेस के द्वारा कोन पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल कितना होगा। तो इस रिजल्ट को आप याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होता है बार बार, 2 पाई इंटू 1 माइनस cos अल्फा, यहाँ पे अल्फा क्या है कोन का सेमी अपेक्स एंगल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब ये जो सॉलिड एंगल है ये अपन ने देख लिया, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसमें कुछ एक चीजें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो इसका डेफिनेशन, यानी डी ओमेगा इज इक्वल टू डी ए cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, यहाँ पे ये पता होना चाहिए थीटा क्या है, थीटा इज एंगल बिटवीन r वेक्टर एंड dA वेक्टर। r वेक्टर क्या है, गिवन पॉइंट के रेस्पेक्ट में dA का पोजीशन वेक्टर। तो ये फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि ये डी ओमेगा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है। तो एक तो बेसिक डेफिनेशन सॉलिड एंगल की क्या है वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज आपको ये ध्यान में रखना है, क्लोज सरफेस के द्वारा अंदर किसी पॉइंट पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल 4 पाई स्टेरेडियन होगा, बाहर किसी पॉइंट पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल 0 होगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको ये ध्यान में रखना है कि कोन के बेस के द्वारा अपेक्स पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या होगा 2 पाई इंटू 1 माइनस cos अल्फा। ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखते हैं क्योंकि आगे अपन इलेक्ट्रोस्टैट्स में
जब पढ़ेंगे तो मैं केवल आपको ये दोहरा के बताऊंगा कि ये चीज अपन ने पढ़ी थी सॉलिड एंगल के अंदर, ये रिजल्ट अपन यूज कर रहे हैं। तो आगे आप ये नहीं पूछोगे कि ये कैसे लिख दिया, ये कैसे लिख दिया, ये जो बेसिक डेफिनेशन है ये आपको पता होनी चाहिए। और जो रिजल्ट्स अपन ने निकाले हैं, जैसे मैं ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज करूंगा, कौन के बेस के द्वारा अपेक्स पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, 2 पाई into 1 माइनस कोसाइन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका एप्लीकेशन देखते हैं। सर हाँ, सर अगर O जो है वो कोन के बाहर होता तो सॉलिड एंगल 0 होता फिर? इस कोन के बाहर होता तो सॉलिड एंगल 0 होता, क्यों होता? अपन तो बेस के द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल देख रहे हैं, जो बेस एरिया है उसके द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल अपन देख रहे हैं, अपन कोई क्लोज सरफेस के द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल थोड़ी देख रहे हैं। अपन यहाँ पे ये कोन जो है इसके बेस के द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल देख रहे हैं। तो अब वो पॉइंट तो आपका कहीं भी लोकेटेड हो सकता है, ये कोन है आपका, मैं अगर इस बेस के द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल देख, ये बेस एरिया आपका, इसके द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल देख रहे हैं, ना कि पूरी कोन की सरफेस के द्वारा। तो यहाँ पे कुछ सॉलिड एंगल सबटेंड हो रहा है, अगर गिवन पॉइंट यहाँ होता तो इस पे भी तो कुछ सॉलिड एंगल सबटेंड होता है इसके द्वारा, 0 कैसे हो जाता है? यस सर। क्लोज सरफेस के द्वारा किसी आउटसाइड पॉइंट पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल 0 हो। तो जो रिजल्ट आपको लिखवाया गया है उसको ध्यान से देखिए, ये कैसे यूज करना है वो अपन यहाँ पे एक क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ, फिर आपको एक होमवर्क भी इसके दूंगा, तो इसको कुछ ही बच्चे कर पाएंगे, लेकिन बहुत ही आसान होगा, एक लाइन में आप बता सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक स्क्वायर चार्जशीट है, स्क्वायर चार्जशीट, साइड लेंथ इज a, स्क्वायर चार्जशीट, चार्ज शीट, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज गिवन सिग्मा। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? यूनिट एरिया पे कितना चार्ज है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। जैसे डिस्क के केस में मैंने बताया था लास्ट क्लास में, यूनिफॉर्मली चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। इसके ज्योमेट्रिक जो सेंटर है स्क्वायर का, उससे इसको से डिनोट कर देता हूँ, इससे a/2 डिस्टेंस, यहाँ पे एक पॉइंट है सरफेस के परपेंडिकुलर, ये मैंने लिया है, a/2 डिस्टेंस पे पॉइंट P है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी? एनीवन? कैसे करेंगे इसको? सॉलिड एंगल का यूज यहाँ पे कैसे करेंगे? आंसर क्या आएगा वो बताइए। एनीवन? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्क की वजह से बताया था आपको, डिस्क की वजह से एक्सिस पे x डिस्टेंस पे क्या होता है फील्ड। यहाँ पे स्क्वायर चार्ज शीट है, इसके सेंटर से a साइड लेंथ का स्क्वायर चार्ज शीट है, इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे फील्ड क्या होगा? बता सकता है कोई क्या होगा, या कैसे करेंगे? एनीवन? सर इसको इनफाइनाइटली लार्ज रेडियस की डिस्क ले लेंगे। ना, ऐसा दिया हुआ नहीं, इनफाइनाइटली लार्ज कैसे हो जाएगा, ये साइड लेंथ दे दिया हुआ है और अच्छा सर, से a/2 डिस्टेंस पे देख रहे हो। अगर मैं चार्ज शीट के बिल्कुल पास में देखता, डिस्टेंस टेंडिंग टू 0 पे देखता, यानी सरफेस के जस्ट ऊपर देखता, तब तो इसको इनफाइनाइट शीट कंसीडर कर सकते थे। यस लेकिन इसकी साइड लेंथ a है और सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे देख रहे हो, फाइनाइट डिस्टेंस पे आप देख रहे हो, तो इसको इनफाइनाइट चार्ज शीट कंसीडर नहीं कर सकते। क्या करना होगा? वही करना होगा जो आप कूलम्ब्स लॉ में करते आ रहे हो, एलिमेंट चूज करना पड़ेगा। आपको पॉइंट चार्ज की वजह से पता है फील्ड कितना होता है, aq/r²। तो एक एलिमेंट चूज करो,
मैं एक स्मॉल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एलिमेंट यहाँ पे चूज कर देता हूँ, ये एलिमेंट मैंने चूज कर दिया। एरिया डीए है इसका, मुझे नहीं पता डीए जो है वो कितना है, मैं मेजर नहीं कर रहा हूँ, बस एक एलिमेंट चूज किया है, स्मॉल एरिया है टेंडिंग टू 0। तो ये एरिया मैंने ले लिया यहाँ से कुछ डिस्टेंस पे, और ये जो एरिया है इसकी वजह से इस एरिया पे कुछ चार्ज रहेगा, आपका कितना चार्ज होगा उसको मैं dq से डिनोट कर देता हूँ। dq क्या रहेगा, सिग्मा इंटू डीए। डीए एरिया आपने लिया है, यहाँ पे डीए एरिया लिया है, तो यूनिट एरिया पे चार्ज सिग्मा है, तो डीए एरिया पे कितना होगा, सिग्मा इंटू डीए। अब इस dq चार्ज की वजह से यहाँ पे फील्ड कितना होगा वो पता कर लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक पॉइंट चार्ज मानूंगा, तो पॉइंट चार्ज की वजह से p पे फील्ड निकाल लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, ये अवे फ्रॉम द पॉइंट चार्ज ये फील्ड आपका पॉइंट करेगा। ये फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है कितना आएगा ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। d इज इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यहाँ पे r ये डिस्टेंस हो, तो ये आएगा आपका dq अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। dq की वैल्यू तो यहाँ से पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा, सिग्मा dA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब सिमेट्री से अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर जो फील्ड है वो आपका क्या होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, क्योंकि चूंकि अपन ने ये पॉइंट ज्योमेट्रिक सेंटर लिया है, ज्योमेट्रिक सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 पे आप फील्ड आप नोट कर रहे हो, तो इसकी इक्विवेलेंट आप इधर भी एक एरिया कंसीडर कर सकते हो, इधर डी एरिया, इस डी एरिया पे भी चार्ज सिग्मा डी होगा, इसकी वजह से फील्ड आपका इधर पॉइंट करेगा, कितना होगा डी। इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो आपके ऐड हो जाएंगे और दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट आपके कैंसिलाइज हो जाएंगे। तो अपने को इतना तो पता है कि यहाँ पे जो नेट फील्ड होगा वो किधर होगा, राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, क्योंकि फील्ड के जो एक्सिस से परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो आपके कैंसिलाइज हो रहे हैं। तो जब आपको नेट फील्ड निकालना है तो आप क्या करोगे, नेट फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आप डी cos थीटा को इंटीग्रेट करोगे। थीटा क्या है, हॉरिजॉन्टल के साथ डी का एंगल, ये एंगल मैं थीटा ले रहा हूँ, ये एंगल भी थीटा रहेगा सिमेट्री से, ये थीटा, क्योंकि अपने को ये पता है कि नेट फील्ड किधर पॉइंट करेगा, राइटवर्ड डायरेक्शन, तो केवल डी cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, पूरी सरफेस पे इंटीग्रेट करना। तो अब अपन क्या करते हैं, वैल्यू रख देते हैं, डी की वैल्यू रखो, क्या आएगा, d इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सिग्मा dA cos थीटा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। कांस्टेंट टर्म्स को बाहर निकालो, बाहर निकाल लिया कांस्टेंट टर्म को, कौन सी टर्म है, सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर dA cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये तो आपको जानी पहचानी टर्म नजर आ रही होगी, अभी अभी आपको बताया, किस चीज को डिनोट कर रहा है ये, एनीवन, सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल, कौन से सॉलिड एंगल को, जो डीए एरिया सबटेंड कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, कौन से पॉइंट पे, p के ऊपर। ये जो डीए एरिया है ये p के ऊपर जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा उसको क्या लिखेंगे, डीए cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब इस पूरी सरफेस के द्वारा p पे कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा, ये पूछा गया है। यस सर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको अगर ऐसे ड्रॉ करें तो ये आपको ज्यादा क्लियर होगा, ध्यान दो इधर, ये ऐसे सरफेस को ड्रॉ कर लेते हैं, ये पॉइंट है आपका p, ये एरिया है डीए, एरिया वेक्टर तो आप इधर भी ले सकते हो, इधर ले लेता हूँ, ये डीए वेक्टर पॉइंट कर रहा है सरफेस के परपेंडिकुलर लेफ्टवर्ड डायरेक्शन, ये सरफेस आपकी वाईजेड प्लेन। अब ये डिस्टेंस है आपकी यहाँ, तो एरिया का इस गिवन पॉइंट के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर ये हो गया, ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या रहेगा, तो डीए वेक्टर और एरिया का जो पोजीशन वेक्टर है उनके बीच में एंगल कितना है, थीटा। तो इस एरिया के द्वारा p पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या होगा, d होगा, d ओमेगा को क्या लिखोगे,
dA cos theta upon r square. So this is basically sigma upon 4 pi epsilon naught इंटीग्रेशन डी ओमेगा. इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मतलब हो गया इस पूरे सरफेस के द्वारा कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा वो आप पता कर सकते हो. कैसे पता करोगे? सिमेट्री से, क्योंकि मैंने गिवन पॉइंट a/2 डिस्टेंस पे लिया था, तो बहुत आसानी से आप पता कर सकते हो कि सरफेस के द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या होगा. उसके लिए आप क्या करोगे, एक छोटा सा ये डायग्राम मैं ड्रॉ कर रहा हूँ. यहाँ पे एक क्यूब है आपका जिसकी साइड लेंथ है ये. अब इस क्यूब के कितनी सरफेसेज हैं? 6 सरफेस. इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वो किसी भी फेस से, 6 फेस है इसके, किसी भी फेस से कितनी डिस्टेंस पे होगा? सेंटर पे होगा. तो किसी भी फेस से देखोगे जैसे a/2 डिस्टेंस पे होगा. इधर जैसे ये फेस ले लेता हूं मैं, ये फेस है बेसिकली. तो इस फेस से कितनी डिस्टेंस पे है? a/2 डिस्टेंस पे. अब ये पूरा क्यूब क्या है? एक सॉलिड सरफेस है आपकी, क्लोज सरफेस. क्लोज सरफेस के द्वारा अंदर किसी पॉइंट पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल कितना होता है? 4 पाई स्टेरेडियन. अब चूंकि ये पॉइंट सिमेट्रिकली लोकेटेड है, इस सरफेस से भी a/2 पे, इस सरफेस से भी a/2, आगे वाली से भी a/2, पीछे वाली से भी a/2, नीचे वाली से भी a/2, क्योंकि बीच में लोकेटेड है, सिमेट्रिकली लोकेटेड है. तो ये जो 6 सरफेस है ये सेंटर पे इक्वल सॉलिड एंगल सबटेंड करेंगी. टोटल सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 पाई. तो एक सरफेस के द्वारा सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या होगा? 4 पाई अपॉन 6. सॉलिड एंगल subtended by one surface by one face of the tube. कितना आएगा? 2 पाई बाई 3 स्टेरेडियन. तो इस फेस के द्वारा कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा बी के ऊपर? 2 पाई बाई 3. तो इस इंटीग्रेशन डी ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 पाई बाई 3. तो ये कितना आएगा? सिग्मा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 पाई बाई 3. क्या आएगा? कट करो 4 पाई को 2 पाई से, क्या आएगा? सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन. ये क्या है? सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट. तो देखो इसमें पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई भी डाउट है तो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका. देखिए इसमें कोई भी चीज नहीं क्लियर है तो पूछ लीजिए. सर एक बार सॉलिड एंगल बाय वन फेस को वापस बता दो. देखो यहाँ पे ये जो P अपर पे लिया है ये इस फेस से a/2 डिस्टेंस पे लिया है. फेस की जो साइड लेंथ है वो कितनी है? ये इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 पे ये पॉइंट आपका लोकेटेड. तो अगर मैं एक क्यूब यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, उस क्यूब का जो ज्योमेट्रिक सेंटर होगा बीच वाला पॉइंट, ये हर फेस से कितनी डिस्टेंस पे होगा? a/2 डिस्टेंस पे. लेफ्ट फेस से भी इतनी डिस्टेंस पे, राइट फेस से भी इतनी डिस्टेंस पे, अपर फेस से भी उतनी डिस्टेंस पे, लोअर फेस से भी उतनी डिस्टेंस पे. अब ये जो पूरा क्यूब है ये एक क्लोज सरफेस है. मैंने आपको ये बताया था एक क्लोज सरफेस के द्वारा अंदर किसी पॉइंट पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या होगा? 4 पाई स्टेरेडियन. तो यहाँ पे ये क्लोज सरफेस 6 सरफेस से मिलके बनी हुई है. फ्रंट फेस, बैक फेस, टॉप फेस, बॉटम फेस, लेफ्ट फेस, राइट फेस, 6 फेसेस से मिलके ये क्यूब बना हुआ है. ये जो पॉइंट है सेंटर पे है, तो हर फेस से ये आपका सिमेट्रिकली लोकेटेड a/2 डिस्टेंस पे. तो चूंकि हर फेस के अबाउट ये सिमेट्रिकली लोकेटेड है, हर फेस के द्वारा सेंटर पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड होगा वो तो सेम ही रहेगा. टोटल सॉलिड एंगल अपने को पता है इस P पे कितना सबटेंड होगा क्लोज सरफेस के द्वारा? 4 पाई. क्लोज सरफेस 6 फेसेस से मिलकर बनी हुई है, तो एक फेस के द्वारा कितना होगा? 4 पाई अपॉन 6, 2 पाई बाई 3. तो अपने को तो केवल लेफ्ट फेस के द्वारा P पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल चाहिए. इंटीग्रेशन डी ओमेगा क्या है? इस स्क्वायर के द्वारा P पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल. तो एक फेस के द्वारा इस P पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल क्या हुआ? 2 पाई बाई 3. तो इसकी वैल्यू रख दीजिए 6 सिग्मा अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा.
तो देखो ये क्लियर है कि नहीं? आ गया समझ सर। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, इसी पे बेस्ड है, और देखते हैं कोई सॉल्व कर पाता है क्या। जिसको समझ में आ गया वो तो तुरंत भी बता सकता है, लेकिन सोचना पड़ेगा। अब की बार मैं क्या करता हूँ, एक इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट लेता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, तो इक्विलेटरल नहीं दिखाई दे रही होगी। कौन से प्लेन में? इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। साइड लेंथ किसकी है? √2a, √2a, √2a। ये आपको दी हुई है साइड लेंथ √2a दी हुई है। अब मैं इस सरफेस के ज्योमेट्रिक सेंटर से परपेंडिकुलर हाइट पे एक पॉइंट आपका लेता हूँ। ये मान लो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर है, इससे परपेंडिकुलर हाइट इधर ले लेता हूँ मैं। यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ जिसकी हर वर्टेक्स से डिस्टेंस आपकी सेम मिलेगी। हर वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी है? एक। अब ये डायग्राम थोड़ा सा गलत ड्रॉ हुआ है, ये ध्यान कर लेना। ये स्क्वायर चार सीट है, इक्विलेटरल ट्रायंगुलर चार सीट है। इसको ज्यादा बेटर है, मैं इधर ड्रॉ कर देता हूँ, ज्यादा बेटर ऐसे ड्रॉ कर लेता हूँ, वाईजेड प्लेन में ही ड्रॉ कर लेता हूँ। लेकिन इसमें भी दिक्कत आएगी। ये इक्विलेटरल ट्रायंगुलर शीट है वाईजेड प्लेन के अंदर, और इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से ये वर्टेक्स तो इधर ही रहेगा। फिर भी मान लो सर्टेन हाइट पे एक पॉइंट ले लिया है, कि इसकी हर एक वर्टेक्स से जो डिस्टेंस है वो कितनी है? एक। इस वर्टेक्स से भी, इस वर्टेक्स से भी डिस्टेंस एक। ये आपकी 84 है। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको लेना है। अब ये क्वेश्चन में फिगर आपको वैसे तो क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। सर ये कुछ ट्रायंगुलर प्रिज्म टाइप है। ये ट्रायंगुलर चार सीट है, इस टाइप का ट्रायंगुलर ट्रायंगल आप बना लीजिए इसको थोड़ा सा। सर ट्रायंगुलर पिरामिड टाइप। ये मान लो ट्रायंगुलर चार सीट है आपकी, इसको इस टाइप से मैं बना देता हूँ। ये ट्रायंगुलर चार सीट है आपकी, और इक्विलेटरल ट्रायंगुलर चार सीट है, √2a साइड लेंथ है। इसके ज्योमेट्रिक सेंटर से सर्टेन हाइट पे इधर ये पॉइंट आपका लोकेटेड है, मान लो यहाँ पे लोकेटेड है। तो इसकी तीनों वर्टेक्स से डिस्टेंस कितनी दी हुई है? 3। आपको इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। सर सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा। इसमें आपको करना क्या है बेसिकली, जैसे एक क्यूब हो रहा आपका, यस सर, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ये क्यूब है, देखिए ध्यान दीजिएगा, जैसे ये क्यूब। तो ये जो सरफेस है बेसिकली, सरफेस को इस टाइप से मान लीजिए, ये सरफेस है आपकी। ये चलिए क्यूब ड्रॉ कर लेता हूँ। ये सरफेस इस टाइप से लोकेटेड है आपका। ये सरफेस है बेसिकली, ये सरफेस है। तो आपको ये पता है ये सरफेस आपकी फ्रंट फेस डायगोनल और अपर फेस डायगोनल, लेफ्ट फेस डायगोनल से मिलकर बनी हुई है। अगर इस क्यूब की साइड लेंथ ए लेते हो तो ये लेंथ होगी √2a, ये लेंथ भी होगी आपकी √2a, ये लेंथ भी क्या होगी? √2a। और अब इसके हर वर्टेक्स की यहाँ से डिस्टेंस देखिए, ये आपका गिवन पॉइंट भी हो गया।
यहाँ से अगर आप इस इक्विलैटरल ट्रायंगल सीख के हर एक वर्टेक्स की डिस्टेंस देखोगे, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए के बराबर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए के बराबर, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ए के बराबर। तो अब आपको केवल इतना पता करना है कि ये जो सरफेस है ये पी के ऊपर कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रही है। वो सॉलिड एंगल कितना होगा, कोई बता सकता है कितना होगा? एनीवन? सर पाई। पाई होगा क्या? नहीं सर, अगर वो √2 की जगह ए होता तब होता ना पाई। ये पॉइंट है आपका, इसको आप इसके अराउंड एक स्फीयर आप ड्रॉ करो इस टाइप से। ये जो वर्टेक्स है पी, इसको इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हो। इसके अराउंड एक स्फीयर ड्रॉ करो। ये हेमिस्फीयर हो गया, और ये जो क्यूब है इसका एक लेंथ, साइड लेंथ ये है, एक साइड लेंथ ये और एक नीचे। तो यहाँ पे देखो इस क्यूब के द्वारा कितना पार्ट इस स्फीयर का कट हो रहा है, केवल ये पार्ट आपका कट हो रहा है, 1/8 पार्ट बेसिकली। लोअर हेमिस्फीयर का 1/4 कट हो रहा है। एक अपर हेमिस्फीयर होगा, एक लोअर हेमिस्फीयर होगा। लोअर हेमिस्फीयर का भी 1/4 पार्ट इस क्यूब के द्वारा कट हो रहा है इस पॉइंट पे। अब इस पूरे स्फीयर के द्वारा इस पी पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल कितना होगा? 4 और 1/8 पार्ट के द्वारा कितना सॉलिड एंगल सबटेंड होगा? डिवाइडेड बाय 8 कितना आएगा? पाई बाई स्क्वायर। तो यहाँ पे सबटेंडेड सॉलिड एंगल पता लग गया। बाकी कैलकुलेशन तो वैसे ही है जैसे अभी अभी किया था, सिग्मा अपॉन 4 सर सिग्मा बाय 8 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा फिर। इंटीग्रेशन डी ओमेगा, और डी ओमेगा आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आएगा? पाई बाई 2 सिग्मा अपॉन 8 एप्सिलॉन। तो ये आंसर रहेगा आपका। तो बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो मैं आज का मीटिंग यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन।